भारतीय लोकतंत्र की आत्मा कहे जा सकते हैं। निर्वाचन से जुड़े लोगों का काम यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रक्रिया से जुड़ी गोपनीयता और प्रक्रियाओं और प्रबंधों के मामले में कोई गड़बड़ न हो। मिलिए रवि कुमार से। उन्हें एक पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। चुनाव से जुड़े कर्मचारियों का काम चुनाव से काफी पहले शुरू होकर उनके बाद तक भी जारी रहता है। हम उनके इस सफर में शुरू से ही साथ रहेंगे और निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनकी जिम्मेदारियों और कामकाज को समझने की कोशिश करेंगे। नियुक्ति के बारे में चुनाव से पहले की तैयारियां। सबसे पहले रवि को प्रशिक्षण कार्यक्रम, चुनाव से जुड़े नियमों, कानूनों और प्रक्रियाओं और चुनाव की ड्यूटी के दौरान वोट देने के अपने अधिकार से परिचित होना होगा। अपनी भूमिका समझने के लिए उन्हें सभी 3 या ज्यादा निर्धारित प्रशिक्षण सत्रों में हिस्सा लेना होगा। अब उन्हें पता है कि किसी आम चुनाव पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी और 3 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं। अगर विधानसभा और संसद दोनों के लिए 7 चुनाव हों तो पोलिंग अधिकारियों की संख्या 5 हो जाती है। उन्हें सभी महत्वपूर्ण पैम्फलेट और बुकलेट पढ़नी होंगी। रैंडमाइजेशन का इस्तेमाल करके चुनाव से जुड़े कर्मचारियों का चयन और उनकी तैनाती की जाती है। पहले चरण में चुनाव से जुड़े कर्मचारियों का चयन इस काम के लिए उपयुक्त लोगों में से किया जाता है। उन्हें असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या एसी के बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन चुने हुए अधिकारी को ट्रेनिंग के स्थान और समय की जानकारी देने के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि वो पोलिंग ऑफिसर पीओ है या पीठासीन अधिकारी यानी पीआरओ। रवि को ये चिट्ठी मिली थी। रैंडमाइजेशन के दूसरे चरण में पोलिंग पार्टियां बनाई जाती हैं। ये काम चुनावों से 6 या 7 दिन पहले होता है। इस चरण में एसी का खुलासा कर दिया जाता है, लेकिन पोलिंग स्टेशन या पीएस की जानकारी नहीं दी जाती। इस चरण में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी आवश्यक होती है। रैंडमाइजेशन का तीसरा चरण पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के आसपास होता है, जहां उन्हें रैंडम तरीके से मतदान केंद्र अलॉट किए जाते हैं। ये काम भी किसी पर्यवेक्षक की कड़ी निगरानी में ही होता है। पोलिंग पार्टियों की रवानगी और चुनाव सामग्री का संग्रहण, ईवीएम। चुनावों से कम 1 दिन पहले चुनाव से जुड़ी सामग्री इकट्ठी कर लें। रवि और उनकी टीम को फोटो आइडेंटिटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। चुनाव से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम। इसमें 2 मुख्य यूनिट होती हैं, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ईवीएम में एक वीवीपैट या वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल भी हो सकती है। इसका इस्तेमाल पारदर्शिता को और बढ़ाने और मतदाता द्वारा प्रामाणिकता की जांच के लिए होता है। रवि ने ईवीएम कैरिंग केस के साथ लगे टैग्स की जांच भी ये सुनिश्चित करने के लिए कर ली है कि ये उनके निर्धारित मतदान केंद्र के लिए ही है। वो इसकी सील की भी जांच करते हैं। डिलीवरी लेते वक्त पीठासीन अधिकारी को जांच करनी होती है कि क्या ईवीएम ठीक से काम कर रही है। उसकी बैटरियां ठीक हैं। साथ ही वो ईवीएम की क्लॉक की भी जांच करता है। अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी होती है या ये उसके मतदान केंद्र के लिए नहीं है तो उसे फौरन ये मामला सेक्टर मजिस्ट्रेट या रिटर्निंग ऑफिसर की नजर में लाकर उसे बदलवाना चाहिए।
पीठासीन अधिकारी को इस मशीन के बारे में जानना चाहिए कि वो क्या करे और क्या न करे। ईवीएम क्या करें क्या न करें। लैच और हिंज वगैरह पर ज्यादा दबाव न डालें। किसी भी हिस्से के कवर और डोर को जबरदस्ती खोलने की कोशिश न करें। ईवीएम को हीटर या दूसरी गर्म चीजों के ज्यादा पास न रखें। ईवीएम पर पिघला हुआ मोम या सीलिंग वैक्स न गिरने दें। कंट्रोल यूनिट से पावर पैक को न निकालें। जब तक सीयू काउंटिंग टेबल पर न हो, आउटर पेपर सील को न हटाएं। केबल कनेक्टर को उल्टी दिशा में लगाने की कोशिश न करें। कनेक्टर के हुड पर लगी स्प्रिंग टाइप क्लिप को दबाए बिना कनेक्टिंग केबल को खींचने की कोशिश न करें। इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल की मार्क्ड कॉपी किसी पीठासीन अधिकारी और उसकी टीम के लिए चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। रवि को 3 प्रतियां दी गई हैं। अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं तो प्रतियों की संख्या 5 होगी। इन्हें इलेक्टोरल रोल की मार्क्ड कॉपीज कहा जाता है क्योंकि इस प्रति में पीबी, सीएसवी और ईडीसी लिस्ट वोटर स्पष्ट रूप से अंकित किए जाते हैं। अगर प्रॉक्सी वोटरों की कोई सूची हो तो उसे भी लें। मार्क्ड कॉपी इकट्ठी करते वक्त पीठासीन अधिकारी रवि सुनिश्चित करते हैं कि वो पूरी और एक सी हो। यह भी जांच करनी चाहिए कि इसमें नाम क्रमानुसार हो, मतदाताओं की छपी हुई क्रम संख्या स्याही से या किसी और चीज से ठीक न की गई हो, नए नंबर न डाले गए हों और कटे हुए नाम स्पष्ट रूप से चिन्हित हो। इसके अलावा रवि को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इलेक्टोरल रोल की मार्क्ड कॉपियों के साथ आरओ या एआरओ की तरफ से निर्धारित प्रारूप में एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र लगाया गया। अन्य सामग्री। रवि 20 बैलेट पेपरों की डिलीवरी लेते हैं जिनका इस्तेमाल टेंडर्ड बैलेट पेपर के तौर पर किया जाएगा और सुनिश्चित करते हैं कि वो उनके मतदान केंद्र के ही हों। वो एएसडी लिस्ट इकट्ठी करते हैं यानी अनुपस्थित, दूसरी जगह चले गए और मृत मतदाताओं की सूची। वो ये भी जांच करते हैं कि उनके पास चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और उनके चुनाव एजेंटों के नमूना हस्ताक्षरों की फोटोकॉपी हैं या नहीं। चुनाव सामग्री के मामले में उनकी टीम को और भी काफी कुछ इकट्ठा करना होता है। चुनाव सामग्री की सूची। मतदाताओं का रजिस्टर फॉर्म 17A, एक रजिस्टर, वोटर स्लिप 1600, इलेक्टोरल रोल की वर्किंग कॉपी, क्लासिफाइड सर्विस वोटरों या सीएसवी की सूची यदि कोई हो, टेंडर्ड वोट्स के लिए बैलेट पेपर 20, अमिट स्याही की 10 सीसी की 2 बोतलें, सीयू के लिए एड्रेस टैग 5, बीयू के लिए एड्रेस टैग 4, स्पेशल टैग 3, ईवीएम के लिए ग्रीन पेपर सील 4, आउटर पेपर स्ट्रिप सील 3, रबर स्टैंप एरो क्रॉस मार्क 1, स्टैंप पैड बैंगनी रंग का 1, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए धातु की सील 1, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी 1 और डिस्टिंग्विशिंग मार्क रबर स्टैंप 1। रवि फिलहाल ये जांच कर रहे हैं कि उनके पास सभी जरूरी वैधानिक और गैर वैधानिक फॉर्म हैं या नहीं। निर्वाचन की बेरोक टोक और सुचारू प्रक्रिया के लिए ये फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर्मों की सूची। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार फॉर्म 7A 2, चैलेंज वोट्स फॉर्म 14 2, दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता फॉर्म 14A 2, टेंडर्ड वोट्स की सूची फॉर्म 17B 2, दर्ज किए गए मतों का विवरण फॉर्म 17C 10, इस्तेमाल की गई पेपर सील का रिकॉर्ड 2, चैलेंज्ड वोट शुल्क जमा कराने के लिए रसीद बुक 1, एसएचओ को पत्र 4, मतदान शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा घोषणा भाग 1 से 4 2 सेट, मतदाता द्वारा अपनी उम्र के बारे में घोषणा 2, ऐसे मतदाताओं की सूची जिन्होंने घोषणा के बाद मतदान किया या घोषणा से इनकार किया 10, दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता के साथी की ओर से घोषणा 10, पोलिंग एजेंट के लिए पास हर उम्मीदवार के लिए 2, विजिट शीट 2, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑब्जर्वर या आरओ के पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा जमा की जाने वाली 16 सूत्रीय अतिरिक्त रिपोर्ट के लिए प्रारूप। फॉर्मों के अलावा रवि को कई लिफाफे भी इकट्ठे करने और मतदान केंद्र पर ले जाने होंगे। लिफाफों की सूची।
छोटे लिफाफों या स्टैट्यूटरी कवर के लिए SE 8 1, इलेक्टोरल रोल की मार्क्ड कॉपी के लिए SE 8 1, इलेक्टोरल रोल्स की अन्य प्रतियों के लिए SE 8 1, टेंडर्ड बैलेट पेपर और टेंडर्ड वोटर लिस्ट के लिए 1, मतदान के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा घोषणा के लिए SE 7 1, दर्ज की गई वोटों के विवरण के लिए SE 5 1, चैलेंज्ड वोटों की लिस्ट के लिए SE 5 1, इस्तेमाल न हुई और क्षतिग्रस्त पेपर सील के लिए SE 5 1, पोलिंग एजेंटों के नियुक्ति पत्रों के लिए SE 6 1, दृष्टिहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची के लिए SE 5 1, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी के लिए SE 6 1, चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र के लिए SE 5 1, रसीद पुस्तिका और जब्त की गई नकदी के लिए SE 6 1, कंपेनियन की उद्घोषणा के लिए SE 5 1, अन्य कार्यों के लिए छोटे लिफाफे SE 7 1, मतदाताओं के हस्ताक्षर वाले मतदाता रजिस्टर 17A के लिए SE 8 1, नियम 40 के तहत पीठासीन अधिकारी के ब्रीफ रिकॉर्ड के लिए SE 6 1, सादे लिफाफे SE 7 2 और SE 8 3, इस्तेमाल न हुए मतपत्रों के लिए SE 7 5 और किसी ऐसे कागज के लिए जिसे RO सील बंद लिफाफे में रखने का निश्चय करे 1, इस्तेमाल न हुए और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए कवर SE 7 1, इस्तेमाल न हुई और क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील के लिए कवर SE 7 1। इसके अलावा भी काफी स्टेशनरी इकट्ठी करने की आवश्यकता होती है। रवि और उनकी टीम इन चीजों की जांच कर रहे हैं। स्टेशनरी की सूची: सामान्य पेंसिल 1, बॉल पेन 3 नीले और 1 लाल, खाली कागज 8 शीट, पिन 25 पीस, माचिस 1, सीलिंग वैक्स 6 स्टिक्स, वोटिंग कंपार्टमेंट के लिए सामान 2 और 2 कुल 4 सेट, गम पेस्ट 1 बोतल, ब्लेड 1, मोमबत्ती 4, पतली डोरी 20 मीटर, धातु का पैमाना 1 पीस, कार्बन पेपर 3 शीट, तेल हटाने के लिए कपड़ा 3 पीस, पैकिंग पेपर 2 शीट, अमिट स्याही की बोतल रखने के लिए कप, खाली टिन, प्लास्टिक बॉक्स 1, ड्राइंग पिन 24 पीस, रबर बैंड 20 पीस, सेलो टेप 1 पीस और चेकलिस्ट 2। टीम के लिए परिवहन संबंधी प्रबंध कर लिए गए हैं। अब ये लोग जाने के लिए उत्सुक और तैयार हैं। मतदान केंद्र को तैयार करना। आज मतदान है। रवि और उनकी टीम उनके साथ लगाए गए सुरक्षा स्टाफ के साथ मतदान से एक दिन पहले ही मतदान केंद्र पहुंच गए थे। चुनाव से जुड़े सभी कर्मचारियों को समय रहते अपने मतदान केंद्रों में पहुंच जाना चाहिए। उन्हें मतदान शुरू होने से कम 2 घंटे पहले अवश्य पहुंचना चाहिए। बेहतर होगा कि वो अपने मतदान केंद्र पर एक दिन पहले पहुंचें और रात भर वहीं रुकें। परिवहन व्यवस्था उसी हिसाब से की जाती है। ईवीएम को खोलें नहीं, उसे केवल तय घंटे से पहले ही ऑपरेट किया जाना होता है। अगर कोई निर्वाचन अधिकारी गैर हाजिर रहता है तो पीठासीन अधिकारी को उसकी जगह पर अपनी पसंद के किसी अधिकारी को नियुक्त करने और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को इस बारे में सूचित करने का अधिकार है। ऐसा व्यक्ति किसी उम्मीदवार का सक्रिय कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि मतदान प्रक्रिया पारदर्शी हो और मतदान की गोपनीयता भंग न हो। यदि आवश्यक हो तो इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बदलाव करें। मतदाताओं के लिए प्रतीक्षा करने हेतु पर्याप्त जगह हो।
पुरुषों और महिलाओं के लिए प्रतीक्षा वाले स्थान अलग अलग हों। मतदाताओं के लिए प्रवेश और निकास वाली अलग अलग जगहें हों। अगर दरवाजा एक ही हो तो उसे बांस की खपच्ची से 2 हिस्सों में बांट दें। सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्र में पर्याप्त प्रकाश हो। सुनिश्चित करें कि प्रवेश से निकास तक मतदाताओं का आना जाना आसान हो। पोलिंग एजेंट्स को इस तरह बिठाया जाए कि उन्हें मतदान की पूरी प्रक्रिया, मतदाताओं का आना जाना साफ साफ दिखाई पड़े। लेकिन ऐसा करने के दौरान सुनिश्चित करें कि मतदाता किसे वोट डाल रहे हैं ये दिखाई न पड़े। गोपनीयता बनाए रखने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट खिड़की या दरवाजे से दूर होना चाहिए। वोटिंग कंपार्टमेंट फ्लेक्स बोर्ड से बनाया जाना चाहिए और उसका नाप होना चाहिए 23 इंच गुणा 23 इंच गुणा 23 इंच। लेकिन अगर कार्डबोर्ड से बने वोटिंग कंपार्टमेंट भी सही हालत में हो तो उनका इस्तेमाल भी हो सकता है। वोटिंग कंपार्टमेंट उस मेज से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए जहां कंट्रोल यूनिट रखी जाएगी। बीयू को सीयू से जोड़ने वाली केबल मतदाताओं की आवाजाही में बाधा उत्पन्न न करे, लेकिन केबल पूरी लंबाई में नजर आनी चाहिए। अगर विधानसभा और लोकसभा के लिए मतदान साथ साथ हो रहा हो तो अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट में अलग अलग ईवीएम रखी जाएं और उन पर बड़े अक्षरों में दोनों चुनावों के बारे में लिखा जाए। किसी एक मतदान के लिए प्रबंध कुछ इस तरह होना चाहिए। पोल टीम मतदान के खत्म होने तक सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की तस्वीरों या चुनाव चिन्हों को हटा देगी। मतदान केंद्र के अंदर खाना पकाने या आग जलाने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव से जुड़ी सामग्री या ईवीएम को सील करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती जलाई जा सकती है, लेकिन सही रोशनी के लिए प्रबंध अवश्य किए जाने चाहिए। रवि मतदान केंद्र के बाहर खुद आवश्यक नोटिस या साइन बोर्ड लगा रहे हैं। ऐसे नोटिस में मतदान के इलाके और मतदाताओं के विवरण दिए जाते हैं। फॉर्म 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची की प्रति और साथ ही उनके चुनाव चिन्ह भी लगाएं। बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं यानी बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज। हर मतदान केंद्र पर जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज या बीएमएफ मुहैया कराई जानी चाहिए वो हैं रैंप का प्रावधान, पीने के पानी का प्रावधान, पर्याप्त फर्नीचर, उपयुक्त लाइटिंग, हेल्प डेस्क, उपयुक्त साइनेज, शौचालय, कतार में खड़े मतदाताओं के लिए छायादार स्थान। मतदान केंद्र में कौन प्रवेश कर सकता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतदान केंद्र में केवल इन लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है: मतदाता, पोलिंग ऑफिसर, चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार, एक बार में हर उम्मीदवार का एक इलेक्शन एजेंट या पोलिंग एजेंट, निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र में प्रवेश करने के लिए अधिकृत लोग जिनके पास अधिकार पत्र हों, ड्यूटी पर मौजूद सार्वजनिक कर्मचारी, किसी मतदाता की गोद में मौजूद कोई बच्चा, किसी ऐसे दृष्टिहीन या अशक्त मतदाता के साथ कोई व्यक्ति जो बिना मदद के चल फिर न पाए या वोट न दे पाए, ऐसे व्यक्ति जो मतदाताओं को पहचान सकें या वोट डालने में मतदाता की मदद कर सकें। पुलिस और सुरक्षा बल तब तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक पीठासीन अधिकारी उन्हें बुलाए नहीं। मतदान केंद्र पर सुरक्षा प्रबंध। हम पहले ही जानते हैं कि मतदान केंद्र पर किए जाने वाले सुरक्षा प्रबंध भी पीठासीन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। वहां तैनात की गई सेंट्रल पुलिस फोर्स या सीपीएफ का काम मतदान केंद्रों की सुरक्षा करना और मतदान केंद्रों में मतदाताओं के प्रवेश को नियंत्रित करना होगा। पीठासीन अधिकारी को उनकी जरूरत पड़ने पर ही ये लोग मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। ये भी सुनिश्चित करें कि तैनात किए गए सुरक्षा बल मतदान शुरू होने से पहले ही वहां पहुंच जाएं। सीपीएफ जवान या सुरक्षा बल मतदान केंद्र के दरवाजे पर खड़े होकर मतदान केंद्र के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। जैसा कि पहले बताया गया, सुरक्षा बल मतदान केंद्र में दाखिल नहीं होंगे। स्थानीय राज्य पुलिस मतदान वाले स्थानों के आसपास, अंदर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर सीपीएफ वहां तैनात की गई हो तो किन्हीं भी स्थितियों में स्थानीय राज्य पुलिस उसकी जगह नहीं ले सकती। 100 और 200 मीटर के साइनेज भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पीठासीन अधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इमारत और उसके आसपास 100 मीटर तक का इलाका उसके पूर्ण नियंत्रण में हो। इसमें सुरक्षा प्रबंध भी शामिल हैं। साथ ही बूथ के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं होती। रवि देखते हैं कि एक उम्मीदवार ने मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में एक इलेक्शन बूथ बना लिया है।
निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इसकी इजाजत नहीं है, इसलिए सुरक्षा बल इस बूथ को 200 मीटर के दायरे से बाहर कर देते हैं। मॉक पोल का आयोजन। रवि अब पोलिंग एजेंट्स के नियुक्ति पत्रों और नमूना हस्ताक्षरों की जांच करते हैं। रवि अब मॉक पोल कर रहे हैं। असली मतदान शुरू होने से 1 घंटा पहले मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 वोट डाली जानी चाहिए। अगर वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा हो तो इस पर भी ईवीएम के एक भाग के रूप में ही मॉक पोल किया जाना चाहिए। पोलिंग एजेंटों से वोट डालने को कहिए। अगर पोलिंग एजेंट मौजूद ना हो तो 20 मिनट इंतजार करें और फिर पीठासीन अधिकारी केंद्र पर मौजूद माइक्रो ऑब्जर्वर या सेक्टर ऑफिसर और अन्य लोगों की मौजूदगी में हर उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। अगर पोलिंग एजेंट बीच में ही आ जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी मॉक पोल को न तो बीच में रोकेंगे और न दोबारा शुरू करेंगे। मॉक पोल एक आवश्यक कदम है और पीठासीन अधिकारी को इस सिलसिले में एक प्रमाण पत्र देना होगा। इसी समय सीयू क्लॉक के कामकाज और बैटरी लेवल की दोबारा जांच करें। मॉक पोल शुरू करने से पहले क्लियर बटन और फिर टोटल बटन दबाएं ताकि पोलिंग एजेंटों को दिखाया जा सके कि ईवीएम में पहले से वोट नहीं डाली गई हैं। फिर हर उम्मीदवार के बटन दबाकर मॉक पोल करें और बीयू पर नोटा को भी दबाएं। जब हर कैंडिडेट के बटन को लगभग समान संख्या में दबाया जा चुका हो तो क्लोज बटन दबाएं। फिर यह दिखाने के लिए बैलेट बटन दबाएं कि क्लोज बटन दबाने के बाद वोट नहीं डाली जा सकती। इसके बाद रिजल्ट बटन दबाएं और एजेंट्स को मॉक पोल के हर उम्मीदवार के नतीजे दिखाएं। उनके संतुष्ट होने के बाद ईवीएम से मॉक पोल डेटा मिटा दें। इसके बाद मॉक पोल सर्टिफिकेट तैयार करें और उन पर पोलिंग एजेंट्स और पर्यवेक्षकों के दस्तखत करा लें। सीयू ठीक से काम कर रही है। आप पीठासीन अधिकारी को इसे ठीक से सील और टैग करना होगा। बैलेट यूनिट या बीयू को आरओ के स्तर पर पहले ही सील किया जा चुका है। मॉक पोल रिजल्ट को मिटाना न भूलें और इस सिलसिले में मॉक पोल सर्टिफिकेट में भी विवरण दें। मॉक पोल डेटा को मिटाने के बाद निर्धारित सील और टैग के इस्तेमाल से सीयू को सील कर दें और इसे असली मतदान के लिए तैयार करें। दोनों नतीजों के लिए उपलब्ध कराए गए फ्रेम्स में ग्रीन पेपर सील को डालें। रिजल्ट सेक्शन वाले अंदरूनी कंपार्टमेंट डोर को ग्रीन पेपर सील के साथ बंद करें और यह सील बाहर निकली हुई हो। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को सील करें। स्पेशल टैग को इस तरह लगाएं कि क्लोज बटन नजर आता रहे। रिजल्ट सेक्शन डोर को बंद करें, लेकिन ग्रीन पेपर सील बाहर को निकली होनी चाहिए। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट के दरवाजे को एड्रेस टैग का इस्तेमाल करके सील करें। अब आउटर पेपर स्ट्रिप सील को लगाएं। स्ट्रिप सील के प्री गम्ड पोर्शन ए को ग्रीन पेपर सील के बेस के नजदीक रखें। वैक्स पेपर कवरिंग ए को हटाएं और ग्रीन पेपर सील की नीचे वाली परत को चिपकाएं। बी को हटाएं और इसे
इसकी ऊपरी परत के ऊपर चिपकाएं। बी को चिपकाने के बाद प्री गम्ड पोर्शन सी ऊपर रहेगा। सी के ऊपर से वैक्स पेपर को हटाएं। ग्रीन पेपर सील की दोनों परतों को सी पर दबाएं। अब स्ट्रिप सील को बाईं तरफ से क्लोज बटन विंडो के नीचे से कंट्रोल यूनिट के चारों तरफ घुमा दें। अब स्ट्रिप सील के दूसरे छोर को दाईं साइड से ऊपर की तरफ लाएं। अब प्री गम्ड पोर्शन डी ऊपर है। इसके वैक्स पेपर को हटाएं और इसे ग्रीन पेपर सील के ऊपरी हिस्से पर चिपकाएं। कंट्रोल यूनिट अब असली मतदान के लिए तैयार है। एजेंट्स को आउटर पेपर स्ट्रिप सील के सीरियल नंबर को नोट करा दें और इस पर उनके दस्तखत या कोई खास निशानी भी लगवा लें। आप खुद भी इस पर अपने हस्ताक्षर करें। मतदान से ठीक पहले इस निर्वाचन क्षेत्र का बीएलओ आ पहुंचा है। बीएलओ जिला प्रशासन द्वारा 1 सप्ताह पहले जारी की गई मतदाता स्लिपों की डुप्लीकेट प्रतियों के साथ मतदान के दौरान मौजूद रहेगा। अगर मतदाता वोटर स्लिप खो देता है या उसे लाना भूल जाता है तो ये स्लिप काम आएगी। मतदान निर्धारित समय पर शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो रवि को पीठासीन अधिकारी की अपनी डायरी में इसकी वजह नोट करनी होगी। पीठासीन अधिकारी को 3 घोषणाएं करनी होती हैं। मतदान से पहले, किसी नई वोटिंग मशीन को इस्तेमाल में लाने के दौरान और मतदान के समापन पर। रवि कुमार अब पहली घोषणा ऊंची आवाज में सभी मौजूद लोगों के सामने पढ़कर उनके दस्तखत करा रहे हैं। इसके बाद वो मतदान की गोपनीयता के बारे में चेतावनी जारी करेंगे और पोलिंग एजेंट्स को इलेक्टोरल रोल की मार्क्ड कॉपी तथा फॉर्म 17A में वोटरों का रजिस्टर दिखाएंगे। अब पोलिंग बूथ मतदान की असली प्रक्रिया के लिए तैयार है। मतदान के दौरान रवि कुमार अब उद्घोषणा करते हैं कि मतदान शुरू होगा। बूथ के अंदर मौजूद पोलिंग ऑफिसर्स की कुछ विशेष जिम्मेदारियां होती हैं। हम वोटिंग की प्रक्रिया को एक आम मतदाता के नजरिए से समझेंगे और साथ ही 3 पोलिंग ऑफिसर्स की आम जिम्मेदारियों को भी। पहला पोलिंग ऑफिसर, वो रोल की मार्क्ड कॉपी का इंचार्ज होता है। वो मतदाताओं की पहचान करता है। दूसरा पोलिंग ऑफिसर अमिट स्याही लगाता है। मतदाता के सीरियल नंबर को मतदाताओं के रजिस्टर फॉर्म 17A में मौजूद इलेक्टोरल रोल के अनुसार मतदान के क्रम में दर्ज करता है। तीसरा पोलिंग ऑफिसर वो वोटर स्लिप को इकट्ठा करके उसे सुरक्षित रखता है। अमिट स्याही का निशान उंगली पर देखता है। वो कंट्रोल यूनिट पर बटन दबाकर मतदाता को वोट डालने की अनुमति देता है। कुछ मतदान केंद्रों में आयोग माइक्रो ऑब्जर्वर्स को तैनात कर सकता है, जिनके बारे में हम इस फिल्म में बाद में बात करेंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं के प्रवेश को नियंत्रित रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं और छोटे बच्चों वाली महिलाओं को दूसरों के मुकाबले प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो मतदाता ठीक से बोल और सुन नहीं सकते, उनकी ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। रवि और उनकी टीम वोटिंग कंपार्टमेंट में इन स्थितियों में ही दाखिल हो सकते हैं। बैलेट यूनिट ठीक से काम न कर रही हो, अगर पीठासीन अधिकारी को लगता है कि मतदाता कुछ गड़बड़ कर रहा है या मतदान में ज्यादा समय ले रहा है, पीठासीन अधिकारी पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में ही वोटिंग कंपार्टमेंट में दाखिल होगा। एक पीठासीन अधिकारी के तौर पर आपका काम पूरी मतदान प्रक्रिया की निगरानी करना और उसके बारे में ठीक-ठीक खबर देना होता है। इसके लिए सबसे बड़ी मददगार चीज होती है पीठासीन अधिकारी की डायरी। जैसे कि रवि समय समय पर डायरी के सही कॉलम्स में एंट्री करते रहते हैं और ये इंतजार नहीं करते कि मतदान खत्म हो तभी इसे भरा जाए। विशेष स्थितियों का सामना करना। मतदान के दौरान कभी कभी कुछ खास स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। चैलेंज्ड वोट, स्टैंडर्ड वोट, दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता, प्रॉक्सी मतदाता, बिना इंडेक्स फिंगर वाले मतदाता, दोनों हाथों में बिना उंगलियों वाले मतदाता,
कम उम्र मतदाता, गोपनीयता का भंग होना, Z+ श्रेणी वाले मतदाता या SPG सुरक्षा प्राप्त लोग, EDC और पोस्टल बैलेट। आइए अब ऐसी हर विशेष स्थिति पर नजर डालें। चैलेंज्ड वोट। सबसे पहली बात, अगर किसी मतदाता की पहचान चैलेंज्ड हो तो क्या करें? किस चीज की अनदेखी की जा सकती है, आइए उसी से शुरुआत करते हैं। बशर्ते मतदाता की पहचान स्थापित हो जाए। नाम, लिंग, उम्र, पता, ई-रोल या एपिक में रिकॉर्ड किए गए संबंध के मामले में मौजूद किसी गड़बड़ी की अनदेखी की जा सकती है। इसी तरह ई-रोल में दिए गए एपिक नंबर में मौजूद किसी गड़बड़ी की अनदेखी की जा सकती है। किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के फोटो पहचान पत्र वाले मतदाता को इजाजत दे दी जानी चाहिए, बशर्ते उसका नाम मतदान केंद्र के इलेक्टोरल रोल में हो। पोलिंग एजेंट भी किसी मतदाता की पहचान के प्रति आपत्ति कर सकते हैं। ऐसी हर आपत्ति के लिए उसे 2 रुपए जमा कराने होंगे, जिसके लिए उसे एक रसीद दी जाएगी। ऐसी हर आपत्ति के लिए आपको एक सिलसिलेवार इंक्वायरी करनी होगी। जिस व्यक्ति के लिए आपत्ति की गई है, उसे किसी और के लिए वोट डालने से जुड़ी सजा के बारे में बताएं। फॉर्म 14 में चैलेंज मतदाताओं की सूची में इस व्यक्ति का नाम लिखें। ऐसे व्यक्ति से दस्तखत कराएं या उसके अंगूठे का निशान लें। मना करने पर उसे वोट न डालने दें। आपत्ति करने वाले को पर्याप्त सबूत पेश करने को कहें। उसके ऐसा न करने पर उसकी आपत्ति को खारिज कर दें। अगर यह व्यक्ति सबूत पेश करता है तो मतदाता से उसकी आपत्ति का खंडन करने को कहें। मतदाता द्वारा अपनी पहचान साबित करने पर उसे वोट डालने दें। अगर वो ऐसा न कर पाए तो आपत्ति को कायम रखते हुए उसे वोट न डालने दें और पुलिस के हवाले कर दें। अगर आपको कुछ तथ्य हासिल करने की जरूरत पड़े तो आप स्थानीय लोगों की मदद भी ले सकते हैं। आपत्ति करने वाले को आपत्ति शुल्क के 2 रुपए लौटा दें। अगर आपको लगता है कि आपत्ति उचित नहीं थी तो ये राशि जब्त कर लें। साथ ही फोरफीटेड यानी जब्त की गई शब्द को फॉर्म 14 के कॉलम 10 में लिखें और रसीद बुक की उस पर्ची पर भी। पीठासीन अधिकारी को उन मतदाताओं की लिस्ट बनानी चाहिए जिन्हें लेकर आपत्ति की गई है। टेंडर्ड वोट्स। टेंडर्ड बैलेट पेपर उन मतदाताओं के लिए होते हैं जिनकी पहचान दस्तावेजों की जांच के जरिए स्थापित हो चुकी है, लेकिन कोई पहले ही उनके नाम से वोट डाल गया है। आपके पास टेंडर्ड वोट डलवाने के लिए 20 बैलेट पेपर होते हैं। इसे मतदाता को देने से पहले इसके पीछे टेंडर्ड बैलेट पेपर लिख दें, अगर उन पर ऐसी मुहर न लगी हो तो। फॉर्म 17B में मतदाताओं के दस्तखत और उनके अंगूठे की छाप लें और जारी किए गए सभी टेंडर्ड बैलेट पेपर्स का रिकॉर्ड रखें। रवि टेंडर्ड बैलेट पेपर पर दर्ज की गई वोटों की प्रक्रिया पर नजर रखते हैं। वो मतदाता को क्रॉस के निशान वाली एक रबर स्टैंप देते हैं, जिसे मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पर लगाता है। फिर वो कागज को फोल्ड करके रवि को दे देता है। यहां भी दृष्टिहीन या अशक्त मतदाता के मामले में किसी कंपेनियन की इजाजत होती है। रवि ऐसी तमाम वोटों और उनकी सूची को फॉर्म 17B में उस निर्धारित कवर में रखते हैं जो इस उद्देश्य के लिए पहले ही उन्हें दिया गया है। दृष्टिहीन और अशक्त मतदाता। दृष्टिहीन और अशक्त मतदाताओं के मतदान के मामले में अगर मतदाता को जरूरत हो तो एक कंपेनियन की मदद से उन्हें वोट डालने की इजाजत दें। ऐसा साथी 18 साल से कम उम्र का न हो और वोट देने से पहले उसे वोट की गोपनीयता के बारे में एक घोषणा देनी होगी। उसे यह भी घोषित करना होगा कि मतदान वाले इस दिन वो किसी भी मतदान केंद्र पर किसी भी मतदाता के साथ साथी के तौर पर नहीं गया है। रवि कुमार को ऐसे सभी मामलों का रिकॉर्ड फॉर्म 14A में रखना होता है। साथ ही पोलिंग स्टाफ का कोई भी सदस्य
ऐसे व्यक्ति के लिए वोट डालने हेतु उसके साथी की भूमिका नहीं निभा सकता। अशक्त शिक्षित व्यक्ति को अपना नाम लिखकर दस्तखत करने चाहिए। जो मतदाता निरक्षर हैं लेकिन अपना हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें अंगूठा लगाना चाहिए। अशक्त मतदाताओं के मामले में जो अपने दोनों हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे में साथी को दस्तखत करना या अंगूठे का निशान लगाना चाहिए। मतदाताओं के रजिस्टर के रिमार्क्स वाले कॉलम में ऐसी हर एंट्री के सामने एक नोट दिया जाना चाहिए कि यह दस्तखत या अंगूठे का निशान साथी का है। पहचान संबंधी दस्तावेज के आखिरी 4 अंकों को फॉर्म 17A के रिमार्क कॉलम में लिखा जाना चाहिए। बाएं हाथ पर बिना इंडेक्स फिंगर वाले वोटर। जिन मतदाताओं के बाएं हाथ में इंडेक्स फिंगर नहीं होती, उन मामलों में अमिट स्याही को बाएं हाथ की बीच वाली उंगली पर लगाया जाता है। अगर मतदाता की ज्यादा उंगलियां गायब हों, तो अमिट स्याही का क्रम इस तरह से हो सकता है। अगर उसके बाएं हाथ में कोई उंगली हो ही नहीं, तो स्याही को दाएं हाथ की पहली उंगली पर लगाना चाहिए। अगर उसकी ये पहली उंगली ना हो, तो उसके दाएं हाथ पर मौजूद किसी भी दूसरी उंगली पर स्याही लगाएं और शुरुआत पहली उंगली से ही की जाए। अगर उसके दोनों हाथों में उंगलियां न हो, तो स्याही को उसके बाएं या दाएं हाथ के इस हिस्से पर लगाया जाना चाहिए। कम उम्र वाले मतदाता। अगर रवि को कोई मतदाता मतदान की उम्र से कम का लगता है, तो वो ऐसे मतदाता से एनेक्स्चर एक्स में उस साल के जनवरी माह के पहले दिन उसकी जो उम्र थी, उस बारे में हलफनामा लेता है, जिसके आधार पर उस चुनाव क्षेत्र के मौजूदा इलेक्टोरल रोल को बनाया या उसे रिवाइज किया जाता है। ऐसे मतदाता से ऐसा हलफनामा लेने से पहले रवि को मतदाता को बताना चाहिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के सेक्शन 31 के पीनल प्रोविजन के तहत झूठे हलफनामे के लिए क्या सजा हो सकती है। रवि को ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार करनी होती है जिनसे उन्होंने अनेक्स्चर 11 के भाग 1 में ऐसे हलफनामे लिए हैं। अनेक्स्चर 11 के भाग 2 में रवि को ऐसे मतदाताओं की सूची भी रखनी चाहिए जो ऐसा हलफनामा देने से इनकार करते हैं और बिना वोट डाले चले जाते हैं। प्रॉक्सी वोट्स। एक और स्थिति है वोटिंग बाय प्रॉक्सी। क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स या CSV को पहले से नियुक्त की गई किसी प्रॉक्सी के जरिए वोट डालने की इजाजत होती है। ऐसे प्रॉक्सी मतदाताओं की सूची RO से ली जा सकती है। प्रॉक्सी वोटर को भी अन्य मतदाताओं वाली ही प्रक्रिया का पालन करना होता है, बस इसमें थोड़ा अंतर होता है। CSV की क्रम संख्या को फॉर्म 17A के दूसरे कॉलम में दाखिल किया जाना चाहिए। किसी CSV के प्रॉक्सी वोटर के तौर पर मतदान करते हुए अमिट स्याही को प्रॉक्सी वोटर की बीच वाली उंगली पर लगाना चाहिए, चाहे उसने अपने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला हो या न डाला हो। इस तरह उसके बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर स्याही लगाने के लिए तब उपलब्ध रहती है जब उसे अपना वोट डालना हो। Z+ श्रेणी वाले मतदाता या SPG सुरक्षा प्राप्त लोग। किसी व्यक्ति के साथ तैनात सुरक्षा बलों को मतदान केंद्र में केवल तभी प्रवेश करने की इजाजत है अगर ऐसे व्यक्ति को Z+ या SPG की सुरक्षा मिली हुई हो। ऐसे में सादे कपड़ों में और हथियारों को छिपाकर इस व्यक्ति को मतदाता के साथ जाने की इजाजत दी जा सकती है। अन्य विशेष स्थितियों को संभालना। अगर किसी मतदाता का नाम ASD लिस्ट में हो, तो मतदान करने देने से पहले उसकी पहचान साबित करने के सिलसिले में काफी ध्यान देने की जरूरत होती है।
यहाँ ऐसी ही अन्य स्थितियों की सूची है। आइए जानें उनका सामना कैसे करें। पहली बात, अगर कोई मतदाता मतदान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने से मना करता है या आपके द्वारा चेतावनी देने के बावजूद मतदान की गोपनीयता को भंग करता है, तो उसकी स्लिप वापस ले लें और उसे मतदान की इजाजत न दें। मतदाताओं के रजिस्टर या फॉर्म 17A के रिमार्क्स कॉलम में लिखें, मतदान नहीं करने दिया गया। इस एंट्री के नीचे अपने पूरे दस्तखत करें। पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी इस सिलसिले में एक एंट्री करें। कोई मतदाता ऐसा भी हो सकता है जो अपने इलेक्टोरल रोल नंबर को दाखिल करने और अंगूठे की छाप देने या दस्तखत के बाद भी किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट न करने का फैसला करे। ऐसे में रवि उसे नोटा विकल्प इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के पालन के तहत नोटा का विकल्प लाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि वोट न देने का विकल्प भी पूरी गोपनीयता से इस्तेमाल किया जाए। पीठासीन अधिकारी और मतदान ड्यूटी में व्यस्त दूसरे अधिकारी अपना वोट पोस्टल बैलेट या इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट EDC के जरिए डाल सकते हैं। मतदान ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों को आमतौर पर उनके गृह चुनाव क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता है। जिस चुनाव क्षेत्र में वो मतदाता के तौर पर पंजीकृत हैं, अगर वहां उनकी पोस्टिंग नहीं होती तो उन्हें वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करने होते हैं। चुनाव ड्यूटी में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों के लिए पोस्टल बैलेटिंग की सुविधा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान दिवस से पहले ही दी जाती है। कई बार लोकसभा चुनावों के लिए और कभी-कभी विधानसभा चुनावों के लिए अधिकारियों को उसी चुनाव क्षेत्र में मतदान ड्यूटी पर लगाया जा सकता है जिसमें वो मतदाता के तौर पर पंजीकृत हों। ये कर्मचारी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके अपने वोट डालते हैं। जिस अधिकारी को उसके ही चुनाव क्षेत्र के किसी मतदान केंद्र में तैनात किया जाता है, वो उसे जारी किए गए EDC के जरिए उस मतदान केंद्र में वोट डाल सकता है। यदि कोई अधिकारी किसी विशेष मतदान केंद्र पर तैनात नहीं किया जाता, लेकिन वो मतदान वाले दिन अपने ही चुनाव क्षेत्र में चुनाव का कार्य कर रहा होता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे EDC दिए जाने के बाद उसकी ड्यूटी कैंसिल हो गई हो, वो अपने ही चुनाव क्षेत्र में किसी भी मतदान केंद्र पर वोट डाल सकता है, उस केंद्र को छोड़कर जिसके लिए उसे EDC जारी किया गया था। पीठासीन अधिकारी को ऐसे व्यक्ति को वोट डालने की इजाजत देने से पहले उसे जारी किए गए EDC को लेना होता है। उसे इस सिलसिले में फॉर्म 17A, 17C और पीठासीन अधिकारी की डायरी में एंट्री भी करनी होती है। मतदान को रद्द करना, रोकना। बतौर पीठासीन अधिकारी रवि कुमार मतदान को रद्द कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ही। अगर किसी मुश्किल के कारण पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र नहीं पहुंच पाती है, बाढ़, भारी हिमपात या किसी भयंकर तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, वोटिंग मशीन, अधिप्रमाणित इलेक्टोरल रोल कॉपी आदि जैसी आवश्यक चुनाव सामग्री नहीं मिल पाती या उसे क्षति पहुंचती है, मतदान केंद्र पर शांति गंभीर रूप से भंग होती है, जैसे कि दंगे या ऐसी हिंसा भड़काने की कोशिश जिसे पुलिस नियंत्रित नहीं कर सकती, कमीशन ये निर्देश देता है कि अगर मतदान निर्धारित समय के 2 घंटे के अंदर शुरू नहीं हो पाता तो उस केंद्र पर मतदान अपने आप ही रद्द कर दिया जाए। अगर आपके मतदान केंद्र पर मतदान रद्द हो जाता है तो आपको तुरंत सारे तथ्य रिटर्निंग ऑफिसर को बताने चाहिए। वहां मौजूद सभी लोगों को भी ये सूचित करें कि रद्द किए गए इस मतदान की अगली तिथि निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित की जाएगी। ईवीएम यूनिट और मतदान से जुड़े सभी कागजात सील करके और सुरक्षित ढंग से रखे जाने चाहिए। ऐसा पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में मतदान के एकदम सामान्य ढंग से खत्म होने की तरह ही हो। अगर रद्द किए गए चुनाव बाद में किसी तारीख को होते हैं तो ऐसे मतदान के दौरान केवल उन्हीं मतदाताओं को वोट देने दी जाएगी जिन्होंने मतदान रद्द होने से पहले वोट नहीं दी थी। आरओ पीओ को वही चिन्हित इलेक्टोरल रोल और मतदाताओं का रजिस्टर देगा जिसका इस्तेमाल मूल मतदान में हुआ था, लेकिन वोटिंग मशीन नहीं दी जाएगी। सभी प्रक्रियाएं मूल चुनाव प्रक्रिया जैसी ही होंगी। अवैध घोषित किया गया मतदान। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से किसी मतदान को रद्द घोषित करके ताजा मतदान का निर्देश दे सकता है। ऐसा इन मामलों में होगा
किसी वोटिंग मशीन को गैर कानूनी तरीके से केंद्र से ले जाया गया हो, ईवीएम इत्तेफाक से या जानबूझकर नष्ट की गई हो, खो गई हो, उसे नुकसान पहुंचा हो या उसके साथ छेड़खानी हुई हो और इस कारण से उस मतदान केंद्र के परिणाम न जाने जा सकते हों। ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी या कोई ऐसी खराबी पैदा हो जाती है जो मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। और बूथ पर कब्जा करने के मामले में बतौर पीठासीन अधिकारी अगर आपको ये यकीन हो जाता है कि बूथ पर कब्जा किया जा रहा है तो आपको फौरन वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट में मौजूद क्लोज बटन दबाकर पुलिस को बुलाना चाहिए। क्लोज बटन दबाने के बाद ईवीएम में और ज्यादा वोट रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। रवि को फौरन ये बात आरओ को बतानी होगी और आरओ ये बात इलेक्शन कमीशन को बताएंगे। निर्वाचन आयोग को अगर ये लगता है कि उस चरण तक मतदान का काम प्रभावित नहीं हुआ था तो वो या तो मतदान को रद्द कर सकता है या ताजा मतदान का आदेश दे सकता है। जब निर्वाचन आयोग नए मतदान का आदेश देता है तो ये भी मूल मतदान की तरह ही होना चाहिए। सभी मतदाताओं को फिर से मतदान देने का हक होगा। सिर्फ एक ही अंतर होगा, नए मतदान के मामले में मतदाताओं के बाएं हाथ की बीच वाली उंगली पर अमिट स्याही से निशान लगाया जाएगा। कुछ खास मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त प्रबंध, माइक्रो ऑब्जर्वर आदि। शायद आपके मतदान केंद्रों पर कुछ अतिरिक्त प्रबंधों की भी आवश्यकता हो, जैसे कि वीडियो या स्टिल कैमरे का इस्तेमाल, वेबकास्टिंग या एक माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति। हम इनके बारे में संक्षेप में बात करेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर भारत सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी कर्मचारी को किसी मतदान केंद्र वाली जगह माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया जा सकता है, लेकिन वो ग्रुप सी से नीचे का ना हो। माइक्रो ऑब्जर्वर जहां तैनात होते हैं वहां वो चुनाव क्षेत्र में इलेक्शन कमीशन के जनरल ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं। उन्हें ये लोग पहले से ट्रेनिंग देते हैं और उनकी निगरानी भी करते हैं। एक माइक्रो ऑब्जर्वर को अपना नियुक्ति पत्र, आई कार्ड वगैरह डीईओ से लेकर अपने आप डिस्पैच सेंटर पहुंचना होता है ताकि वो पोलिंग टीम के साथ मतदान केंद्र तक पहुंच सके। उसे मतदान शुरू होने से कम 1 घंटा पहले या पहले दिन मतदान केंद्र पहुंचना चाहिए अथवा उसे जैसे भी आदेश दिए जाएं। वो पोलिंग टीम के साथ रिसीट सेंटर भी लौटेगा। वो पोस्टल बैलेट या ईडीसी के जरिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी दूसरे व्यक्ति की तरह मतदान कर सकता है। अगर उसकी तैनाती ऐसी जगह होती है जहां एक से ज्यादा मतदान केंद्र हों तो फिर वो उस जगह के सभी मतदान केंद्रों के लिए उत्तरदायी होता है। वो अपने समय को उन सभी केंद्रों के बीच बांटता है और वहां बार बार जाता रहता है ताकि पोलिंग एजेंट्स को उसकी उपलब्धता की जानकारी रहे। उसके कई उत्तरदायित्व और कार्य होते हैं जिनमें शामिल हैं कमीशन के दिशा निर्देशों और अनुदेशों को समझने के लिए ट्रेनिंग और ब्रीफिंग में हिस्सा लेना और ऑब्जर्वर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से नोट करना, आरओ से कम्युनिकेशन प्लान के बारे में विवरण लेना, मतदान के लिए मतदान केंद्र की तैयारी का जायजा लेना। इसमें पोलिंग पार्टी के विभिन्न सदस्यों और मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी की जांच करना, विभिन्न सामग्री और सुविधाओं की वहां उपलब्धता और मतदान के लिए सभी प्रबंधों और तैयारियों का समय से पूरा होना शामिल है। उसे मॉकपोल के समय उपस्थित होना चाहिए। उसे मॉकपोल के समय और दूसरे विवरण नोट करने चाहिए। उसे देखना चाहिए कि असली मतदान के शुरू होने से पहले ईवीएम से मॉकपोल डेटा हटा दिया जाए और साथ ही मॉकपोल सर्टिफिकेट भी ठीक से भरा जाए। उसे मॉकपोल और असली मतदान के दौरान मतदान केंद्र में उम्मीदवारों के एजेंटों की मौजूदगी पर नजर रखनी चाहिए। उसे देखना चाहिए कि मतदान केंद्र में किसी भी समय एक उम्मीदवार का एक से ज्यादा पोलिंग एजेंट तो मौजूद नहीं है। उसे देखना चाहिए कि एजेंटों के लिए एंट्री पास सिस्टम का पालन हो रहा है या नहीं। उसे देखना चाहिए कि मतदान की इजाजत से पहले मतदाताओं की पहचान एपिक या अन्य अनुमित दस्तावेजों की जांच के जरिए हो रही है या नहीं। वो देखें कि वोटरों के रजिस्टर फॉर्म 17A में पहचान संबंधी दस्तावेज के विवरण ठीक से दर्ज हों। वो देखें कि वोटिंग की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट को ठीक से लगाया गया है या नहीं। वो देखें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर वोटिंग को प्रभावित करने के लिए या मतदाताओं को अनुचित निर्देश देने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे। वो देखे कि जिन मतदाताओं के नाम एएसडी लिस्ट में हैं, उन्हें मतदान की इजाजत देने से पहले निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का ठीक से पालन किया गया है या नहीं।
वो देखे कि सेक्टर ऑफिसर मतदान बूथ पर आया कि नहीं। वो देखे कि ईवीएम में मौजूद कुल वोटों की संख्या की तुलना हर घंटे फॉर्म 17A से की जा रही है या नहीं। वो देखे कि पोलिंग एजेंटों को बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ग्रीन पेपर सील के सीरियल नंबर नोट करने की इजाजत दी गई थी या नहीं। वो देखे कि पोस्टल बैलेट या ईडीसी के साथ जारी की गई मतदाताओं की लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग एजेंट्स के पास उपलब्ध है या नहीं। वो देखे कि किसी भी समय कोई अनधिकृत व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर तो मौजूद नहीं है। वो देखे कि मतदाता के बाएं हाथ की उंगली पर अमिट स्याही का निशान ठीक से लगाया गया है या नहीं। वो देखे कि क्या पीठासीन अधिकारी नियमानुसार पीएस में सभी घटनाओं को दर्ज कर रहा है या नहीं। वो देखे कि वोटिंग मशीन या अन्य सामग्री को निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार सील किया जा रहा है या नहीं। वो नोट करे कि फॉर्म 17C में रिकॉर्ड की गई वोटों के अकाउंट की प्रतियां मतदान के बाद पोलिंग एजेंट्स को दी गई हैं अथवा नहीं। मतदान केंद्र में अगर उम्मीदवार के एजेंट्स या अन्य कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो उन शिकायतों का हिसाब रखें। साथ ही वो ऐसी शिकायतों की किस्म और गंभीरता को भी समझें। अगर उसे लगता है कि किसी भी समय किसी भी कारण से मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ हो रही है तो वो जल्द से जल्द जनरल ऑब्जर्वर के ध्यान में ये बात लाए। मतदान के बाद वो कलेक्शन सेंटर में जनरल ऑब्जर्वर के पास रिपोर्ट करे और उसे अपनी रिपोर्ट वाला लिफाफा सौंपे। निर्वाचन आयोग या ऑब्जर्वर अगर उसे कोई और जिम्मेदारी देता है तो वो उसका निर्वहन करे। याद रखें, कोई माइक्रो ऑब्जर्वर किसी भी स्थिति में किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर की तरह व्यवहार न करे। उसका काम सिर्फ मतदान की प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाना सुनिश्चित करना है ताकि मतदान में कोई गड़बड़ ना हो। किसी माइक्रो ऑब्जर्वर को एक से ज्यादा चरण के लिए भी तैनात किया जा सकता है। अगर उसे कई मतदान केंद्रों वाली जगह तैनात किया जाता है तो वो वहां के सभी मतदान केंद्रों के लिए जिम्मेदार होगा। वो चुनाव क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के जनरल ऑब्जर्वर की निगरानी में काम करता है और अपनी रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में सील लिफाफे में उसे रिसीट सेंटर में देता है। अगर कोई विशेष घटना होती है तो माइक्रो ऑब्जर्वर को संचार के उपलब्ध साधन का इस्तेमाल करके उसके बारे में जल्द से जल्द जनरल ऑब्जर्वर को बताना चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान के बाद जांच के समय मौजूद रहना चाहिए ताकि जब भी जरूरत पड़े वो जनरल ऑब्जर्वर को आवश्यक सूचनाएं दे सके। ऐसी जांच पड़ताल के दौरान उसकी रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया जाएगा। पीठासीन अधिकारी और चुनाव कर्मियों को माइक्रो ऑब्जर्वर को पूरा सहयोग देना चाहिए ताकि वो खुद को दी गई जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। माइक्रो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट का प्रारूप। क्या मॉक पोल माइक्रो ऑब्जर्वर की मौजूदगी में किया गया? क्या बैलेट यूनिट से मॉक पोल के डेटा को हटाया गया और मॉक पोल के बाद तथा असली मतदान से पहले ईवीएम काउंटर को 0 पर किया गया? मॉक पोल के दौरान कितने पोलिंग एजेंट्स थे और कौन सी राजनीतिक पार्टी के थे? क्या एक ही राजनीतिक दल का एक से ज्यादा पोलिंग एजेंट मतदान के दौरान किसी भी समय मतदान केंद्र में मौजूद था? क्या पोलिंग एजेंट्स को बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और ग्रीन पेपर सील के सीरियल नंबर नोट करने की इजाजत दी गई थी? एंट्री पास सिस्टम को क्या ठीक से लागू किया गया था? क्या किसी भी समय कोई अनधिकृत व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर मौजूद था? क्या बाएं हाथ की पहली उंगली पर अमिट स्याही ठीक से लगाई गई थी? क्या पहचान संबंधी दस्तावेजों के विवरण वोटरों के रजिस्टर फॉर्म 17A में ठीक से भरे गए थे? क्या पोस्टल बैलेट के साथ जारी की गई वोटों की लिस्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट्स के पास उपलब्ध थी? क्या किसी ऐसे व्यक्ति ने स्वयं दोबारा वोट तो नहीं डाला जिसे पहले ही पोस्टल बैलेट इशू किया गया था? क्या किसी व्यक्ति ने ईडीसी के आधार पर वोट डाला? क्या प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में घटनाओं को उसी समय और रूप में दर्ज किया गया जब और जैसे वो घटी थी? प्रिजाइडिंग ऑफिसर या पोलिंग ऑफिसर वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे या मतदाताओं को अनुचित निर्देश तो नहीं दे रहे? एब्सेंटी, शिफ्टेड और डुप्लीकेट लिस्ट में मतदाताओं की जांच पड़ताल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार की या नहीं? फॉर्म 17C में दर्ज की गई अकाउंट ऑफ वोट्स की प्रतियां पोलिंग एजेंट्स को दी गईं या नहीं? मतदान की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए वोटिंग कंपार्टमेंट को ठीक से रखा गया या नहीं? वोटिंग मशीन की सीलिंग निर्देशों के अनुसार की गई या नहीं? क्या किसी पोलिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट या राजनीतिक दल की तरफ से कोई शिकायत मिली? अगर हां, तो ये क्या थी? ऐसी कोई अन्य घटना या मुद्दा जिसे आप उजागर करना चाहें, इस एनेक्शर पर माइक्रो ऑब्जर्वर को अपने पूरे नाम के साथ दस्तखत करने चाहिए।
माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, नाम, पदनाम, फोन नंबर, तारीख और समय। मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर स्टिल और वीडियो कैमरों का इस्तेमाल। आप अपने मतदान केंद्र पर एक वीडियो या स्टिल कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कैमरे प्रयोग करके वेबकास्टिंग भी की जा सकती है। अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई कैमरा प्रयोग किया जाना है तो वहां पर इसे चलाने वाला एक अतिरिक्त व्यक्ति तैनात किया जाना चाहिए। कैमरे इस तरह रखे जाएं कि वो कतार में खड़े वोटरों और मतदान केंद्र में चल रही कार्रवाई को रिकॉर्ड कर सकें। इसमें वोटरों की पहचान की प्रक्रिया और अमिट स्याही का प्रयोग आदि शामिल है। ये सुनिश्चित किया जाए कि वोटिंग की गोपनीयता कैमरे के कारण किसी भी तरह प्रभावित न हो। कैमरे द्वारा क्या रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर यह सुनिश्चित करेगा कि मॉक पोल, ईवीएम की सीलिंग, ईवीएम की सील पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत आदि जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं को ठीक से रिकॉर्ड किया जाए। मतदान केंद्र पर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना को भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इन बातों को खास तौर पर रिकॉर्ड किया जाए। मतदाताओं को धमकाने की कोशिशें, मतदाताओं को लालच देने या रिश्वत देने की कोशिशें, मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चुनाव प्रचार, वोटिंग कंपार्टमेंट की पोजीशनिंग, पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी, मॉक पोल की क्लियरिंग, ईवीएम की सीलिंग, मतदाताओं की पहचान की प्रक्रिया, कतार में खड़े मतदाता, मतदान समाप्त होने के लिए तय समय पर कतार की लंबाई, मतदान केंद्र पर होने वाला किसी भी तरह का विवाद, सेक्टर ऑफिसर्स, ऑब्जर्वर, मतदान से जुड़े अन्य कर्मचारी या किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आगमन। इनमें उम्मीदवार भी शामिल हैं। ईवीएम को बदला जाना यदि ऐसा हो, मतदान केंद्रों पर होने वाली कोई घटना, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के दौरान तारीख और समय भी रिकॉर्ड किया जाए ताकि असली समय और तारीख की पुष्टि हो सके। कृपया नोट करें, इस लिस्ट को अंतिम न माना जाए। ये भी जानें कि आपके मतदान केंद्र में किस तरह के प्रबंध किए गए हैं ताकि अगर आपके मतदान केंद्र से डीईओ द्वारा वेबकास्टिंग या लाइव वेब स्ट्रीमिंग की योजना बनाई जाती है तो उसकी वहनीयता पता चल सके। मतदान की समाप्ति। रवि कुमार और उनकी टीम ने आज काफी मेहनत से भरा और सकारात्मक काम किया है। अब मतदान की प्रक्रिया समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है। मतदान समाप्ति के तय समय पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित वोटर स्लिप कतार में खड़े सभी मौजूदा मतदाताओं को उल्टे क्रम में वितरित करें। इसका मतलब हुआ कि कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति को सीरियल नंबर 1 दिया जाएगा। मतदान तब तक जारी रहेगा जब तक स्लिप वाले सभी मतदाता अपना वोट नहीं डाल लेते। अब आखिरी मतदाता वोट डाल रहा है। अब रवि कुमार मतदान को औपचारिक तौर पर समाप्त घोषित करेंगे। मतदान खत्म होने पर ईवीएम की कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबाने, ईवीएम में डाली गई कुल वोटों की संख्या नोट करने, क्लोज बटन कैप को फिर से फिक्स करने, बॉटम कंपार्टमेंट को खोलने और पावर को स्विच ऑफ करने तथा केबल को डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है। अब सीयू और बीयू को उनके कैरिंग केसेस में पैक कर दीजिए। बक्सों को सील करके उन पर एड्रेस टैग लगाइए। अब रवि फॉर्म 17A के पार्ट 1 में अकाउंट ऑफ वोट्स डुप्लीकेट में तैयार करेंगे। ईवीएम में रिकॉर्ड की गई कुल वोटों की संख्या रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A में दर्ज की गई कुल वोटों में से मतदान के लिए अनुमित न की गई वोटों को घटाकर प्राप्त हुई वोटों जितनी होनी चाहिए। यह भी ध्यान से नोट करें कि सीरियल नंबर और आपको दी गई कुल ग्रीन पेपर सील्स तथा मतदान केंद्र पर इस्तेमाल हुई सील्स की संख्या भी दर्ज की जानी चाहिए। आप ग्रीन पेपर सील के विवरणों को ही रिकॉर्ड करें, न कि फॉर्म 17C में ABCD वाली आउटर पेपर स्ट्रिप सील का विवरण। लेकिन पीठासीन अधिकारी की डायरी में ग्रीन पेपर सील और ABCD वाली आउटर पेपर स्ट्रिप सील दोनों का ही ऐसा विवरण भरा जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी की डायरी में स्पेशल टैग के लिए ऐसे विवरण भी भरे जाने चाहिए। इसमें एक सुराख होता है ताकि इसे क्लोज बटन के आसपास लगाया जा सके और इसका प्रयोग रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को सील करने के लिए किया जाता है।
आपको अकाउंट ऑफ वोट्स और विभिन्न सील्स के विवरण को फॉर्म 17C और पीठासीन अधिकारी की डायरी में बहुत ध्यान से और सही सही बनाना चाहिए, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया में इनका बड़ा महत्व होता है। मतदान खत्म होने के बाद मतदान से संबंध रखने वाले सभी कागजात और सामग्री उनके पैकेटों में रखी जानी चाहिए। पीठासीन अधिकारी को उम्मीदवारों या उनके इलेक्शन अथवा पोलिंग एजेंटों को इन लिफाफों या पैकेटों पर अपने दस्तखत और मोहर लगाने की इजाजत दे देनी चाहिए, जिनमें मौजूद हों इलेक्टोरल रोल की प्रतियां, मतदाताओं का रजिस्टर फॉर्म 17A, वोटर स्लिप्स, इस्तेमाल हो चुके टेंडर्ड बैलेट पेपर और 17B में टेंडर्ड वोटों की लिस्ट, इस्तेमाल न हुए टेंडर्ड बैलेट पेपर, चैलेंज्ड वोटों की सूची, इस्तेमाल न हुई और क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हों, पोलिंग एजेंट्स के नियुक्ति पत्र, ऐसे कोई अन्य दस्तावेज जिन्हें आरओ ने सील पैकेट्स में रखने के लिए कहा हो। इन दस्तावेजों को ईवीएम के साथ कलेक्शन सेंटर पर जमा किया जाएगा। दर्ज किया गया अकाउंट ऑफ वोट्स और पेपर सील फॉर्म 17C। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पहले, मतदान के दौरान और मतदान के बाद की गई घोषणाएं। पीठासीन अधिकारी की डायरी, विजिट शीट और ऑब्जर्वर और आरओ के लिए 16 पॉइंट वाली रिपोर्ट। इसके अलावा 4 और पैकेट तैयार करने होते हैं। पहले पैकेट पर लिखा जाएगा स्टैट्यूटरी कवर्स और इसमें होंगी ये चीजें: इलेक्टोरल रोल की मार्क्ड कॉपीज वाला सील्ड कवर, रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A वाला सील्ड कवर, वोटर स्लिप वाला सील्ड कवर, प्रयोग न हुए टेंडर्ड बैलेट पेपर वाला सील्ड कवर, इस्तेमाल हो चुके बैलेट पेपर और 17B में टेंडर्ड वोटों की लिस्ट वाला सील्ड कवर। अगर किसी भी लिफाफे में कोई स्टेटमेंट या रिकॉर्ड निल होता है तो भी लिफाफे में एक स्लिप रखनी चाहिए जिस पर लिखा हो कि ऐसा स्टेटमेंट या रिकॉर्ड निल है। दूसरे पैकेट पर लिखा होता है नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स और उसमें होती हैं ये चीजें: मार्क्ड कॉपी के अलावा इलेक्टोरल रोल की प्रतियों वाला कवर, फॉर्म 10 में पोलिंग एजेंट्स के नियुक्ति पत्रों वाला कवर, इसे सील किया जाना चाहिए। फॉर्म 12B में इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट वाला कवर, फॉर्म 14 में चैलेंज वोट्स की सूची वाला कवर। पैकेट में यह ऐसा दूसरा कवर होगा जिसे सील किया जाना चाहिए। फॉर्म 14A में दृष्टिहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची वाला कवर और उनके साथियों की घोषणाएं। मतदाताओं से उनकी उम्र के बारे में प्राप्त की गई घोषणाओं और ऐसे मतदाताओं की सूची वाला कवर। चैलेंज्ड वोट्स के सिलसिले में रसीद बुक और नकद वाला कवर यदि ऐसा हो। प्रयुक्त न हुई और क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो तो उनका कवर, इसे भी सील किया जाना चाहिए। इस्तेमाल न हुई वोटर स्लिप्स वाला कवर, प्रयुक्त न हुए और क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग्स वाला कवर, प्रयुक्त न हुई और क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील्स वाला कवर। तीसरा पैकेट विविध वस्तुओं के लिए है, जैसे कि पीठासीन अधिकारियों के लिए हैंडबुक, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की मैनुअल, अमिट स्याही का सेट जिसमें पिघले हुए मोम के जरिए स्टॉपर्स को ठीक से लगाया गया हो, सेल्फ इंकिंग पैड्स, पीठासीन अधिकारियों की मेटल सील, एरो क्रॉस मार्क वाली रबर स्टैंप, अमिट स्याही को रखने के लिए कप, यदि कोई अन्य चीजें हों तो उन्हें चौथे पैकेट में रखा जाता है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने किन्हीं अन्य कागजात को सील पैकेट में रखने का आदेश दिया हो तो उन्हें भी सील किया जाना चाहिए। चुनाव सामग्री को पैक करते समय इन बातों का ध्यान रखें।
स्टैट्यूटरी कवर्स नाम वाले पैकेट में रखे गए सभी 5 छोटे कवर्स या पैकेट्स को अलग अलग सील किया जाना चाहिए। कलेक्शन सेंटर पर स्टैट्यूटरी कवर्स नाम वाले पैकेट की सभी चीजों की जांच कराकर उसे सील करें। आइए पुनः दोहरा लें। पहले ईवीएम के साथ जमा किए जाने वाले ये 4 कवर तैयार करें। 17C, पीठासीन अधिकारी की डायरी, घोषणाएं, विजिट शीट और 16 पॉइंट रिपोर्ट। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर पर जमा कराने के लिए मतदान केंद्र में कुल 4 पैकेट तैयार करें। ये हैं स्टैट्यूटरी कवर्स नाम वाला पैकेट, नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स नाम वाला पैकेट, हैंडबुक और दूसरी विविध चीजों वाला पैकेट और बाकी तमाम चीजों वाला पैकेट। अगली मंजिल कलेक्शन सेंटर। रवि कुमार और उनकी टीम के लिए अब वक्त है सुरक्षा बलों की हिफाजत में कलेक्शन सेंटर पर पहुंचने का। ईवीएम और इलेक्शन पेपर्स बिना किसी देरी के कलेक्शन सेंटर पर पहुंचने चाहिए। निर्वाचन आयोग किसी भी देरी को बड़ी गंभीरता से लेता है और अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। रवि को कलेक्शन सेंटर पर मौजूद ऑफिसर इंचार्ज को 13 चीजें देकर रसीद लेनी चाहिए। अपने कैरिंग केसेस के अंदर मौजूद ठीक से सील की गई कंट्रोल यूनिट और वोटिंग मशीन्स की बैलेट यूनिट्स, रिकॉर्ड की गई वोट्स के अकाउंट और पेपर सील अकाउंट्स या फॉर्म 17C वाला कवर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की घोषणाओं वाला कवर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी वाला कवर, विजिट शीट और 16 पॉइंट वाली रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी कवर्स वाला पहला सील पैकेट, नॉन स्टैट्यूटरी कवर्स वाला दूसरा पैकेट, विविध चीजों वाला तीसरा पैकेट, यदि कोई अन्य चीजें हों तो उनका चौथा पैकेट, वोटिंग कंपार्टमेंट की सामग्री, लालटेन अगर दी गई हो तो, वेस्ट पेपर बास्केट अगर दी गई हो तो, चुनाव संबंधी सामग्री ले जाने के लिए पॉलिथीन बैग या जूट का बैग। चुनाव कर्मचारियों का काम तभी पूरा होता है जब ये सभी चीजें कलेक्शन सेंटर के सुपुर्द संतोषजनक ढंग से कर दी जाती हैं। आइए फिर दोहराएं। अपनी नियुक्ति होते ही रवि कुमार ने अपने उत्तरदायित्वों को समझने के लिए एक छोटी सी चेकलिस्ट बनाई थी। उनकी इस लिस्ट से हमें चुनाव कर्मियों को सौंपे गए कामों का ठीक से अनुमान हो जाता है। इस काम से खुद को परिचित कराने के लिए सभी ट्रेनिंग अटेंड करें। मतदान से एक दिन पहले ईवीएम सेट समेत सभी चुनाव सामग्री इकट्ठी कर लें। उनके कामकाज की जांच करें। सभी फॉर्म और स्टेशनरी भी जांच लें। मतदान शुरू होने से कम 2 घंटे पहले मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं। मतदान केंद्र पर प्रबंधों का जायजा लें। बूथ की सेटिंग और सुरक्षा उपायों पर विशेष ध्यान दें। सुनिश्चित करें कि चुनाव संबंधी नियमों का पालन हो रहा हो। ऐसा न होने पर कार्रवाई करें। ईवीएम इस तरह लगाएं कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। एक मॉक पोल करें और परिणामों को उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को दिखाएं ताकि सुनिश्चित हो कि ईवीएम ठीक से काम कर रही है। मतदान के दौरान अशक्त मतदाताओं या बच्चों को गोद में लेकर मतदान करने आने वाली महिलाओं की ओर विशेष ध्यान दें। ऐसे पेचीदा मामलों को संभालने के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करें, जैसे कि चैलेंज वोट्स, टेंडर्ड वोट्स और प्रॉक्सी वोट्स। किन्हीं बड़ी गड़बड़ियों या प्राकृतिक आपदाओं के मामले में पीठासीन अधिकारी मतदान को रद्द कर सकता है। ईवीएम की सीयू को बंद कर दें। निर्वाचन आयोग द्वारा नए मतदान का आदेश देने या एडजर्न वोट्स के मामले में ये मतदान भी मूल मतदान की तरह ही कराएं। हर चीज को ठीक से पैक और सील करें। इनमें ईवीएम और चुनाव से जुड़े सभी कागज शामिल हैं, जिन्हें उनके लिए निर्धारित केसेस और पैकेट्स में रखा जाए। पीठासीन अधिकारी डायरी को घट रही घटनाओं के क्रम में अपडेट करें। सब चीजें बिना किसी देरी के कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाएं। ये बातें न भूलें। असली मतदान शुरू करने से पहले मॉक पोल वोट्स मिटा दें।
और मॉक पोल सर्टिफिकेट को ठीक से भरकर उस पर वहां मौजूद पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत कराएं। क्लोज बटन तभी दबाएं जब मतदान बंद करना हो, अन्यथा ऐसा न करें। पोलिंग स्टेशन में इस्तेमाल की गई CU, BU, सील और टैग की संख्या को पीठासीन अधिकारी की डायरी में सही दर्ज करें। फॉर्म 17C को तैयार करते वक्त बहुत सावधान रहें। याद रखें, मतदान वाले दिन पीठासीन अधिकारी को हर 2 घंटे की अवधि में SMS या फोन के जरिए RO को अपने मतदान केंद्र पर आ रहे मतदाताओं की संख्या के बारे में सूचित करना होता है। समापन। चुनाव आम लोगों को अधिकार देते हैं, लेकिन अधिकार देने के इस काम को मुमकिन बनाते हैं चुनाव कर्मी। आपकी इस कड़ी मेहनत के जरिए ही दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रुख का पता चलता है। तो ये काम सिर्फ काम समझकर न करें, अपने इस उत्तरदायित्व को गर्व से निभाएं।